अगर वो सितंबर में आए तो क्या होगा? मुझे लगता है प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जगह हेग में है। वो युद्ध अपराधी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने आरोप लगाए हैं। और आप पाएंगे कि ये एक ऐसा विचार है जिसे कई लोग केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों में उनके कार्यों ने जो परिणाम दिए हैं। क्या अब न्यूयॉर्क सिटी जाने से डरती हैं? क्या डर के कारण नहीं जाएंगी, जबकि वास्तव में उसके पास इसे अमल में लाने का कोई साधन नहीं है? जवाब है नहीं, मुझे डर नहीं लगता। न्यूयॉर्क के इस्लामबादी मेयर को लगता है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री को धमका सकते हैं। ये बात लोगों को कुछ खास रास नहीं आई, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री के पास भी उस इस्लामवादी शख्स के लिए शब्द है जो न्यूयॉर्क पर कब्जा करना चाहता है। अब ममदानी, जिन्हें कुछ लोग नहीं जानते, कई घोटालों में शामिल है। हाल में उन्होंने अपने क्षेत्र में हो रहे बलात्कार पर अजीब बयान दिए। काश मैं कह पाती कि ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनिए। और मुझे लगता है कि ये जानना जरूरी है कि बलात्कार के मामलों में जो बढ़ोतरी दिख रही है उसका एक बड़ा कारण बलात्कार की परिभाषा का विस्तार होना है। साथ ही पीड़ितों का वर्षों पहले हुई घटनाओं के लिए सामने आना भी है। ठीक है, तो वो मूल रूप से ये कह रहे हैं कि आप जानते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में असल में बलात्कार हो ही नहीं रहे हैं। बस लोग ये नहीं जानते कि बलात्कार क्या होता है। शायद उन्हें पता हो, मुझे नहीं पता कि वो बलात्कार की परिभाषा के विशेषज्ञ क्यों होंगे। ये थोड़ा अजीब विचार है, लेकिन आखिरकार वो एक इस्लामवादी हैं, तो हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि उनके बारे में आगे क्या सामने आता है। लेकिन अभी अभ्यस से भी ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, क्या आप यकीन कर सकते हैं? लोग इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि वो ये दावा कर रहे हैं कि बलात्कार के आंकड़े सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि लोगों को असल में पता ही नहीं है कि बलात्कार क्या है। वो सच में दावा कर रहे हैं कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क आए तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। अरे बाप रे, मैं सच में हंसी। नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सुननी चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संभवतः संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। आपने चुनाव अभियान और जीत के बाद भी वादा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट के अनुसार गिरफ्तारी का आदेश देंगे। अगर वे सितंबर में आए तो क्या होगा? मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध अपराधी हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने आरोप लगाए हैं और जिन्हें हेग में होना चाहिए। और आप पाएंगे कि ये एक ऐसी राय है जिसे कई लोग सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों में उनके कदमों ने जो हालात पैदा किए हैं। मैंने कहा है कि मैं यहाँ के कानूनों का पालन करूँगा। मेरा मतलब है, ठीक है, इस बात को छोड़कर कि वो उनका पालन करना चाहता है, क्या वो वास्तव में नेतन्याहू को गिरफ्तार भी कर सकता है? चलिए एक पल के लिए इस पर गौर करते हैं। और इंटरनेट पर बस एक झटपट नजर डालने से क्या ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकती है? न्यूयॉर्क सिटी या ममदानी के पास इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है। ये तथ्य कि जाहिर है ये व्यक्ति उन चीजों पर प्रचार कर रहा है जो वो वास्तव में कर ही नहीं सकता, ये बात अलग है। मैं आपको याद दिला दूं, ये व्यक्ति सिर्फ एक मेयर है और सोचता है कि जो चाहे कर सकता है और बच सकता है। अमेरिका में असली सत्ता में बैठे लोग जैसे कि मार्को रूबियो अभी ये दावा कर रहे हैं कि आईसीसी बेहद समस्याग्रस्त है और उनसे लड़ने की जरूरत है। हम इस पर अभी बात करेंगे। न्यूयॉर्क सिटी में मैं मानता हूँ कि शहर के नेता को कानून का पालन करना चाहिए और मैं यही करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, इसके अलावा कि उसके पास अधिकार क्षेत्र ही नहीं है तो वह कानून का पालन करना चाहता है, लेकिन यह दिखावा करता है कि उसके पास उस कानून पर कार्रवाई करने की क्षमता है जो उसके पास है ही नहीं। देखिए, ये एक और इस्लामवादी झूठा है। माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है। मतलब जो भी कानून मुझे न्यूयॉर्क सिटी में करने की अनुमति देता है वही हम करेंगे, लेकिन हम इसके लिए अपने खुद के कानून नहीं बनाएंगे। कानून आपको क्या करने की अनुमति देता है? ये हमारे कानूनी विभाग के साथ एक सक्रिय बातचीत है और देखना है कि हमारे नगर निगम में हमारे पास क्या संभावनाएं हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने ये देखा है कि कभी कभी अपनी खुद की कानून लिखने की इच्छा होती है ताकि वैधता की सीमाओं से बाहर जाया जा सके। ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमारी कोई रुचि है। मेरा मतलब, क्या आप देख रहे हैं कि वो यहाँ ये नहीं कह रहा है कि कानून कहता है कि मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन वो कह रहा है नहीं, हमें अपने कानूनी विभाग से बात करनी होगी। और वो पूछ रही है क्या आप वास्तव में उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि आप उसे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। यही तो वे लोग करते हैं। वे ऐसे बड़े कठोर और नाटकीय बयान देते हैं जैसे कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता है तो वे कहते हैं हमें अपने कानूनी विभाग से पूछना होगा। वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता दोस्तों। ममदानी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन वो ये बात जोर से नहीं कहेगा क्योंकि वो ऐसे लोगों के सहारे सत्ता में आया है जो मानते हैं कि वो ये पागलपन वाली चीजें कर सकता है जबकि वो कर नहीं सकता। बस याद रखो दोस्तों,
नेतन्याहू ने मॉम ममदानी की धमकियों का जवाब दिया है, और वो भी सबसे बेहतरीन तरीके से। वो आदमी सच में एक जीती जागती किंवदंती है। हम अभी थोड़ी देर में उस पर आएंगे। आमतौर पर जब लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा में आते हैं तो उन्हें एक तरह की प्रतिरक्षा मिल जाती है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। क्या आप सोच रहे हैं कि आप इसका सम्मान करेंगे, या आप सच में देख रहे हैं कि क्या आप वाकई में उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हम अपनी सभी कानूनी जिम्मेदारियों को देख रहे हैं, और उनमें से एक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हम बेंजामिन नेतन्याहू के व्यक्तिगत मूल्यांकन की बात नहीं कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात कर रहे हैं, और इस तथ्य की कि उन्होंने इस प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात हो रही है, क्योंकि वो इसे इतना वैध बनाकर पेश कर रहे हैं जैसे ये इस व्यक्ति के बारे में मेरी राय नहीं है। ये इस बारे में है कि दुनिया की असली और उचित अदालतें क्या सोचती हैं। आइए सुनते हैं मार्को रूबियो इन अदालतों पर क्या कहते हैं। दुनिया में एक संस्था है जो खुद को ये बहुत ज्यादा तेज है। क्या आप सब तैयार हैं? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय नाम की एक संस्था है जो दुनिया भर में जानी जाती है। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो या नहीं। संभव है आप इसके जज, अभियोजक या अध्यक्ष का नाम नहीं जानते, और आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बात कर रहे हैं, आईसीसी और उसके साथी हमारे देश के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए हैं। गोलियों या मिसाइलों से नहीं, बल्कि कानूनों, समझौतों और तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय कानून की ताकत से। जब आईसीसी 24 साल पहले बनी थी तो उन्होंने हमें बताया था कि यह सिर्फ एक सीमित सुरक्षा उपाय है, एक वैश्विक अदालत जो केवल सबसे गंभीर अपराधों जैसे नरसंहार और युद्ध अपराधों की सुनवाई करेगी, और वो भी तब जब किसी देश की अदालतें खुद उन मामलों की सुनवाई करने में असमर्थ हों। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कुछ और भी ज्यादा कट्टर और चरम था। यह एक वैश्विक न्यायाधिकरण था जिसमें गैर निर्वाचित ग्लोबलिस्ट नौकरशाह शामिल थे जो अपनी लगभग असीमित शक्ति का दावा करते हैं। इस वैश्विक अदालत का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज यह हमारे राजनीतिक और कानूनी तंत्र के हर पहलू को खतरे में डालता है। सीमा सुरक्षा एजेंट हमारे देश से हिंसक अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं। अमेरिकी मरीन हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अभियोजक अमेरिकी नागरिकों पर हमला करने और उन्हें मारने की आतंकवादी साजिशों को नाकाम करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम चुपचाप खड़े रहें तो वे सभी हजारों मील दूर विदेशी जजों की दया पर होंगे और अपने ही देश की रक्षा करने के तथाकथित अपराध के लिए लगातार मुकदमे और यहां तक कि जेल जाने के खतरे का सामना करेंगे। अमेरिकी जनता ने इन चीजों के लिए कभी सहमति नहीं दी और न ही देंगे। हमारे स्वतंत्रता घोषणा पत्र के शब्द पढ़ें। हमने विदेशी शक्ति के खिलाफ क्रांति की थी जो हमें समुद्र पार ले जाकर कथित अपराधों के लिए हमारा मुकदमा चलाती थी। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, हम विदेशी नौकरशाहों को इसे हमसे छीनने नहीं देंगे। प्रशासन, आईसीसी और उसके सहयोगियों की हमारे लोगों को धमकाने की कोशिशों पर चुप नहीं बैठेगा। अगर वे हमें संप्रभुता से वंचित करना चाहते हैं तो हम उन्हें अमेरिकी दृढ़ संकल्प सिखाएंगे। मेरा मतलब है, देखिए यही है। माम ममदानी एक इस्लामवादी, अपनी वैश्विकवादी, समाजवादी और शरीयत कानून वाली मानसिकता से अमेरिका पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वो मानता है कि आईसीसी ऐसी अदालत है जिसकी बात हमें माननी चाहिए क्योंकि वे धार्मिक है। मार्को रूबियो, जिनके पास अमेरिका में ताकत और समझदारी है। हम जानते हैं कि ये व्यक्ति अमेरिकी जनता का कितना प्रतिनिधित्व करता है। वो बाहर कह रहा है आईसीसी कुछ हद तक समस्याजनक है, और पता है क्या, इसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि असल में ये अमेरिकियों और उनकी उस क्षमता से जुड़ा है जिससे वे वही कर सके जो वे करना चाहते हैं। जाहिर है वे इजराइल के मुद्दे की आड़ में पश्चिम को बर्बाद करने वाली चीजें बढ़ा रहे हैं। चिंता मत करो, नेतन्याहू भी पीछे नहीं हट रहे। आइए सुने उनका क्या कहना है। मैं आपसे न्यूयॉर्क के नए मेयर मामदानी के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि न्यूयॉर्क सिटी में कदम रखते ही वे आपको गिरफ्तार करेंगे। पिछले 12 घंटों में उन्होंने रुख नरम किया और कहा विदेशी नेता जहाँ चाहें जा सकते हैं। क्या अब आपको न्यूयॉर्क सिटी जाने से डर लग रहा है? क्या आप उस डर की वजह से नहीं जाएंगी, जबकि वास्तव में उनके पास अपनी बात को अमल में लाने का कोई साधन नहीं है? जवाब है नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। और जवाब है आप चाहते हैं कि मैं मॉम ममदानी के बारे में क्या कहूं? मेरा मतलब है उनके बारे में क्या? आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में अपनी राय दूं? मैं आपको बता सकता हूं कि आप जानते हैं, मैंने इजरायली अर्थव्यवस्था में सुधार किया। यह पूरी तरह समाजवादी नहीं थी, लेकिन यह अर्ध समाजवादी थी और यह बिल्कुल नीचे गिर रही थी। तो मैंने एक चीज शुरू की जिसे मुक्त बाजार कहा जाता है, या जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, पूंजीवाद। और सब कुछ ऊपर उड़ गया। इजराइल एक वैश्विक हाईटेक शक्ति बन गया। तेल अवीव का स्काईलाइन अब बदल चुका है। 20 साल पहले सिर्फ एक गगनचुंबी इमारत थी, अब तो गगनचुंबी इमारतों का पूरा जंगल है। और जानते हैं क्या? असमानता कम हो गई क्योंकि लोग रोजगार बाजार में शामिल हो गए। हर किसी की आय बढ़ी और अमीर गरीब की असमानता काफी कम हो गई। तो समाजवाद काम नहीं करता। मुझे लगता है कि यह न्यूयॉर्क के निवासियों के लिए एक समस्या है। दूसरी बात यह है कि यहूदी विरोधी भावना आमतौर पर समाजों को बर्बाद कर देती है। ये लगभग हमेशा समाजों को बर्बाद कर देती है।
अगर यही न्यूयॉर्क का भविष्य है तो मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क का बहुत धुंधला है और आमतौर पर लोग इससे बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो मैंने इजरायली अर्थव्यवस्था में सुधार करते समय पाया वो ये है कि ये करना बहुत मुश्किल है। ये करना बहुत बहुत मुश्किल है। हमने किया और हमने इसे अद्भुत सफलता के साथ किया और अब इजराइल सबसे महान देशों में से एक है। मुझे लगता है कि हमारा शेयर बाजार दुनिया के किसी भी अन्य शेयर बाजार से तेजी से बढ़ रहा है और 2 साल की जंग के बाद और यही वजह है कि राजनेताओं को हमेशा यही सिखाया जाता है कि वे असल सवालों का जवाब ना दे, बल्कि वही जवाब दे जो वे प्रचारित करना चाहते हैं। लेकिन वो मामदानी वाली बात पर अभी आएंगे, बस इसमें थोड़ा समय लग रहा है। क्योंकि यह मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा की मजबूत संरचना की वजह से है, न कि उन अव्यावहारिक खैरातों की वजह से जो घाटे पैदा करती हैं और फिर सब कुछ आपके सिर पर गिरा देती हैं। जानते हैं, अगर आप घर पर बैठकर बस कर्ज लेते रहें तो आप एक स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे दिवालियापन कहते हैं और न्यूयॉर्क भी शायद उसी दिशा में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं न्यूयॉर्क के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे वहां जाने से डर लगता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो आपसे संपर्क करें और आपसे बातचीत करना चाहें तो क्या आप संवाद के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी मैं बहुत सारी बातचीतों में शामिल हूँ, मेरा मतलब है बहुत सारी, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस मामले में उसे ऐसे बयान देने से पहले अपनी समझ दुरुस्त कर लेनी चाहिए। युवा नेता होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा युवा नेता होना अच्छा नहीं है जिसे अर्थशास्त्र की समझ न हो, जिसे यह ना पता हो कि यहूदी विरोध क्या है, जिसे यह ना पता हो कि असली बुरे लोग कौन है। मुझे लगता है कि उसे इन सब बातों की जानकारी लेनी चाहिए, फिर शायद हम उसे वाकई इन बातों की जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक इस्लामवादी है। वो अच्छी तरह जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो सबसे खराब किस्म का खिलाड़ी है। खैर दोस्तों, इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।